हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन कर रखी होगी ऑलरेडी एग्जाम्स की, लेकिन एग्जाम के टाइम पर हमको चाहिए होता है कि कुछ इस तरह का स्टडी मटेरियल मिले जिससे कि हम जल्दी से क्विकली अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लें जो कि हमने अभी तक पढ़ी थी, या हमें पॉइंट वाइज चीज़ें मिल जाएं जिससे कि आसानी से हमें वो याद रह जाए। तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन आप लोग का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो यूनिट वाइज है उसकी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, जिससे कि आप फटाफट अपना चीज़ों का रिविजन कर सकें और लास्ट मोमेंट में आपको चीज़ें याद रह सकें। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट यूनिट है उसकी प्रिपरेशन पहले मैं आप लोग को कराऊंगी, इसी तरह बाकी के यूनिट्स भी आएंगे। अगर यूनिट बड़ा हो जाता है तो हो सकता है उस यूनिट की आप लोग के 1 या 2 पार्ट या 3 पार्ट भी आ सकते हैं, तो उसी तरह से आप लोग का रिवीजन होगा। तो अगर इसी तरह की वीडियोस आप चाह रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा, जिससे कि और वीडियोज़ जो मैं डालूँ तो आप लोग को मिल जाएंगी फ़ौरन। और वीडियो को लाइक तो करना ही है। आइए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल भी है, थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा अगर तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जब दो व्यक्ति आपस में किसी चीज़ों का, किसी थॉट्स का, किसी विचारों का, किसी फैक्ट्स का, तथ्यों का एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, आदान प्रदान कर रहे होते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में शब्दों को, विचारों को, तथ्यों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे के साथ लेन देन करना ही क्या कहलाता है, हम वो हमारा संचार कहलाता है या फिर संप्रेषण कहलाता है। ये तो हो गया सिंपल से शब्दों में कि क्या होता है कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले कि दो लोग होने चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम हमारे पास दो लोग होने चाहिए। एक जो कि किसी तरह का कोई भी मैसेज दूसरे को देना चाह रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो कि उस मैसेज को मिल रहा है उसको, या उसको ले रहा है या उसको समझ रहा है। उसके बाद समझने की वो क्या करता है, फीडबैक देता है। तो वो हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, दो तरफा प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसमें एक संदेश होता है और साथ ही एक संदेश को देने वाला, दूसरा संदेश को प्राप्त करने वाला होता है, और साथ ही संदेश को समझने के बाद क्या करता है, वो हमको फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि जिसे कहते हैं वो देता है, जिससे कि हमें ये पता चले कि जो भी हमने कन्वे किया था उसको मैसेज, जो भी हमने उसको संदेश दिया था वो उसको समझ में आ गया है। तो ये हो जाता है हमारा संचार या फिर संप्रेषण। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस इसकी देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर पूछता है कि संप्रेषण क्या है या फिर संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, तो वहाँ पर आपको कुछ डिफिनेशंस भी लिखनी होती है। वैसे बहुत ईजी डिफिनेशंस हैं इसकी। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो जो सबसे ईजी है डिफिनेशन इसमें न्यूमैन व समर की है कि संप्रेषण दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान है। बहुत ही सिंपल है, वही जो आप लोग नॉर्मली बोलते हैं वही आप लोगों का इसमें दे रखा है डिफिनेशन में कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जिसके बीच में क्या होता है, तथ्यों, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, वो हो जाता है हमारा संप्रेषण। तो ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरे की लैंग्वेज को याद करना, डिफिनेशंस को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसका एक आसान तरीका ये था जो मैं भी अप्लाई करती थी अपने एग्जाम्स में, कि एक अलग से आप लोग एक नोटबुक रखिए या एक अलग से जो एक डायरी कर लीजिए जिसमें डिफिनेशंस को अलग से चैप्टर वाइज नोट कर लीजिए। उसके बाद जब भी टाइम मिले तो आप उसको रिवाइज करते रहिए, जिससे कि वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। दूसरी डिफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं कीथ डेविस की, वो भी काफ़ी ईजी और सिंपल सी डिफिनेशन है। ये संदेश वाहन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ भेजने की एक प्रक्रिया होती है। ये संदेश वाहन में कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई नॉलेज को कन्वे किया जाता है, भेजा जाता है, उसकी एक प्रोसेस होती है, वो कम्युनिकेशन कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन क्या है या उसकी डिफिनेशंस क्या है, तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संचार या संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला हो जाएगा इसमें कि संचार संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। पहले ही मैंने बता दिया था, एक अकेला व्यक्ति, आप अपने आप से सामने बात करके देखिए आपको क्या जवाब मिलेगा, कोई प्रतिपुष्टि नहीं मिलेगी, कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। लेकिन आप दूसरे व्यक्ति से जब बात करते हैं तो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। दूसरा हो जाएगा कि संचार संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें रहेगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करिएगा, वो आपको कोई आंसर करेगा, फिर आप उसका कुछ और जवाब देंगे या वो कुछ और बोलेगा, तो आपस में क्या होता है, एक लगातार चलती रहती है। अगर संस्था की बात करें हम, तो उसमें कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, गवर्नमेंट है, या उसके जो और लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सबके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है। बिना कम्युनिकेशन के किसी भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करवाया जा सकता। वो कम्युनिकेशन जो होता है अलग अलग तरह का होता है, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी। आगे आप पढ़ेंगे इसमें संप्रेषण के प्रकार, वहाँ पर पढ़ेंगे। मौखिक होता है, लिखित होता है, बहुत तरह का होता है। फिर आता है संचार संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। इसमें क्या रहता है
कि एक तरफ से सिर्फ आपका संदेश दे देना ही कंप्लीट नहीं होता कि दूसरे व्यक्ति को आपने संदेश दे दिया और संदेश कम्युनिकेशन हो गया। सामने वाले व्यक्ति को आप समझा पाएँ अपनी बात को, कि जो भी आपने संदेश भेजा है वो उसको समझ पाए, डिकोड कर पाए, उसके बाद आपको फीडबैक भी दे पाए। तब माना जाता है कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण पूरा हुआ है। फिर आता है कि संदेश की अनिवार्यता, मैसेज इज मस्ट। बिना संदेश के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के संप्रेषण नहीं होता है। वो सिर्फ अफ़वाह होती है कि कोई आपका सूचना नहीं है, सिर्फ आपने ऐसी कोई गपशप करी है, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ ऐसे ही बता दिया, तो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। वो सिर्फ क्या कहलाती है, गपशप कहलाती है या अफ़वाह कहलाती है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है उसमें ये आता है। यहाँ पर एक सूचना होना, कोई मैसेज होना ज़रूरी होता है। फिर आता है कि संचार संप्रेषण मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लिखित रूप में भी हो सकता है कि आप कुछ लिख करके दूसरे व्यक्ति को देते हैं रिपोर्ट के तौर पर या लेटर की तरह, या फिर मौखिक रूप में भी हो सकता है, ओरल, जिससे आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, या फिर सांकेतिक हो सकता है कि क्या इशारों में जब हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति तक वो सामने वाला समझ लेता है और हमको इशारों में ही क्या करता है, रिप्लाई दे देता है। कि आप एग्जाम में करते हैं, पूछते हैं दूसरे व्यक्ति से कि तुम्हारा ये क्वेश्चन आ गया या नहीं आया, वो आपको इशारों में ही आंसर दे देता है, वही वाला हो जाएगा सांकेतिक। फिर आ जाता है संचार संप्रेषण में उचित माध्यम की आवश्यकता, नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम। मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मीडियम से आप दूसरे व्यक्ति तक संचार को या संदेश को भेज रहे हैं। अगर सही प्रॉपर मीडियम होगा तभी आपकी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, वो मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा आपकी बात को, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। फिर आ जाता है संप्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है, कम्युनिकेशन इज ए मैनेजरियल फंक्शन। ये प्रबंध का कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए या अपनी जो भी नई नई स्कीम्स आई हैं या जो भी ऑर्डर्स हैं या जो भी वो परामर्श देना चाहता है उसको पहुंचाने के लिए वो कम्युनिकेशन का ही यूज़ करता है। फिर आता है संबंध विकसित करने का यंत्र, टूल ऑफ रिलेशन डेवलपमेंट। जो प्रबंधक और कर्मचारियों के मध्य संबंध हो, या फिर कई कर्मचारी जो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है, या फिर कर्मचारी या फिर कंपनी और ग्राहक के साथ संबंध है, तो किस पर बेस होता है, पूरी तरह से कम्युनिकेशन पर ही बेस होते हैं। आप मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, वो शॉपकीपर जो है या जो भी उसकी शॉप है वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, तो क्या होता है कि आप इम्प्रेस होते हैं, और आप अगर एक कोई चीज़ लेने गए हैं तो आप दो लेकर के वो चीज़ चले आते हैं। कब कब हो पाता है, जब वो उतने अच्छे ढंग से आपसे बात करता है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, वस्तुओं के बारे में इतना ज़्यादा आपको जो है अच्छी बातें बताता है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके यहाँ से परचेज़ करते हैं और दोबारा भी वापस उसी की शॉप पर जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये संबंध विकसित करने का भी एक यंत्र है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगी संप्रेषण की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि संप्रेषण के क्या उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि किसी भी व्यवसाय में संप्रेषण क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं। तो संप्रेषण ही के द्वारा एक व्यवसाय का सफल संचालन किया जा सकता है। जो भी उसके टारगेट्स हैं, उद्देश्य हैं, वो जो भी उसमें कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन तक पहुँचाए जा सकते हैं, या कर्मचारियों द्वारा जो भी परामर्श है, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, या जो भी वो चाह रहे हैं चेंजेस, सब कुछ जो है, या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब वो पहुँचा सकते हैं प्रबंधक वर्ग तक, और आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से काम भी कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से होगा, वो व्यावसायिक संप्रेषण के माध्यम से ही हो पाता है। तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो पहला इसका उद्देश्य हो जाता है कि श्रम संबंधों में सुधार करना। अब वो प्रबंधकों के साथ भी हो सकता है कि प्रबंधकों के साथ श्रम, जो भी श्रमिक की जो है डिमांड्स होती हैं, मांगे होती हैं, जो भी परामर्श चाहिए होता है उसको प्रबंधकों तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। और साथ ही प्रबंधक भी अपने जो भी चेंजेस लाना चाह रहे होते हैं, जो भी उनकी ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, उनमें बदलाव परिवर्तन चाह रहे हैं, वो श्रमिकों तक पहुंचा पाते हैं। तो क्या होता है, इससे आपस में सुधार होता है संबंधों में। दूसरा हो जाएगा कि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास को प्राप्त करना। कि एक भी जो संगठन की हम बात करते हैं तो एक अकेला व्यक्ति से नहीं चलता है, वो उसमें व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। तो व्यक्तियों का समूह का जब एक ही लक्ष्य होगा, एक ही लक्ष्य के लिए वो कार्य कर रहे होंगे, तभी संगठन भी सफल हो पाएगा। ये जो भी संगठन का उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सकेगा। तो कब कैसे पॉसिबल हो पाता है, जब वो जो भी हमने उद्देश्य संगठन का निर्धारित किया होता है प्रबंधक वर्ग ने, वो सभी तक कन्वे हो पाए और सब मिल करके एक दूसरे के साथ सहयोग से काम कर पाए। फिर हो जाएगा कि संस्था के अंदर और बाहर किसी तरह के संघर्ष और तनाव की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे से बात करना। आपके फ्रेंड्स ही हैं, अगर आप आपस में बात करना एक दूसरे से छोड़ दें, अचानक से वो आपसे बात करना छोड़ दें फ्रेंड, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या परेशानी आई। इसी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने मन में बात को रख लेगा तो क्या होगा, आपस में तनाव संघर्ष हो जाएगा। वही चीज़ एक चीज़ संस्था के लिए भी होती है कि अगर किसी भी चीज़ से या कोई भी योजना नहीं आई है, कुछ नया लाया है, प्रबंधक वर्ग उससे संतुष्ट नहीं है और उस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या होता है, सही ढंग से वो कार्य नहीं करेंगे। तो कार्य नहीं करेंगे तो सही जो भी संस्था के गोल होंगे उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। फिर हो जाएगा ऐसी स्थिति अवस्था को बढ़ा देना जो अपनी प्रेरणा, सहयोग और संतुष्टि के लिए आवश्यक है।
तो आपने बात को पता ही होगा कि जो लीडर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडर क्या बोल रहा है, कैसे कार्य करवा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लीडर अच्छा है, जो भी संस्था में एक व्यक्ति है जिसके पीछे सब सारी संस्था चल रही है या उसी के अनुसार कार्य कर रही है, उसके आदर्शों को मान रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वहाँ पर जो व्यक्ति वो बोल रहा है, अपनी जो भी मैसेज को कन्वे कर रहा है, सूचनाओं को दे रहा है, किस तरह से दे रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक संस्था के लिए। फिर हो जाता है कि व्यावसायिक जगत में होने वाले परिवर्तनों को अवगत कराना, कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के बारे में जानकारी देना। तो उसके सारे आंकड़े हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सब कम्युनिकेशन से ही आती है। फिर हो जाएगा अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्य के प्रति सुझाव आमंत्रित करना, कि वही चीज़ जो मैंने पहले कही थी कि प्रबंधक वर्ग से श्रमिक तक, श्रमिक से प्रबंधक वर्ग तक, दोनों तरह से होता भी। आप आगे पढ़ेंगे डाउनवर्ड या अपवर्ड जो कम्युनिकेशन होते हैं, दो तरह के भी होंगे जहाँ संप्रेषण के प्रकार। तो वहाँ पर ये जो चीज़ें प्रबंधक वर्ग से या सूचनाएं प्रबंधक वर्ग से श्रमिकों तक पहुँचना, श्रमिकों से प्रबंधक वर्ग तक पहुँचना। फिर हो जाता है व्यवसाय से संबंधित तृतीय बाह्य पक्षों को संतुष्ट करना। यहाँ पर हो जाएंगे जो ग्राहक हो जाता है या जो सरकार है या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बाह्य पक्ष हो जाते हैं। उन तक सूचनाओं को पहुँचाना, वो कन्वे करना, रिपोर्ट्स देना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हो जाएगा व्यवसाय संस्था में कार्यरत लोगों में एक समान सोच उत्पन्न करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसी सोच रखेंगे तभी आपस में समन्वय होगा, कार्यों में आपस में सहयोग दे पाएंगे और कार्य सही ढंग से हो पाएगा। तो ये हो जाता है व्यवसाय संप्रेषण के उद्देश्य। अब नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं कि व्यावसायिक संप्रेषण जो होगा उसका महत्व क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा कि व्यवसाय के कर्कश एवं निर्बाध संचालन के लिए, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के सही ढंग से चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्यवसाय के अंदर की जो सूचनाएं हैं वो सब तक, जो व्यवसाय से रिलेटेड हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हों, उन तक लोगों तक आसानी से पहुंचे। जैसे प्रबंधक वर्ग है तो प्रबंधक वर्ग में ही उच्च प्रबंधक जो है, जो निम्न प्रबंधक है, मध्य प्रबंधक होते हैं, उन तक पहुंचाई जा सके। या फिर जो कर्मचारी हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो इंस्ट्रक्शंस उन तक पहुँच सकें, या जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो जो प्रबंधक वर्ग तक पहुँच सकें। तो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। दूसरा हो जाएगा कि स्वस्थ कार्य वातावरण, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। अच्छा कार्य का वातावरण तभी बनता है जबकि आपस में क्या हो, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हों, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको शेयर कर पा रहे हों, तो उससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट होता है। तीसरा हो जाएगा अच्छे औद्योगिक संबंध की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यहाँ पर ये रहेगा कि आपस में जब संगठन में सब ढंग से कार्य करेंगे तो एक शांतिपूर्ण व्यवसाय का होगा। वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रबंधक वर्ग हैं वो समझें कि जो श्रमिक है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं, उसको सुलझाएं, जिससे कि वो सही ढंग से कार्य करें और किसी तरह की हड़ताल है, तालाबंदी है या आपसी संघर्ष है, ये ना होने पाए। फिर हो जाएगा कार्य संतुष्टि एवं उच्चतर उत्पादकता, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हायर प्रोडक्टिविटी। जब श्रमिक वर्ग जो होते हैं ये देख रहे होंगे कि हाँ, जो हमारे स्वामी हैं या जो हमारे जिन लोगों ने हायर किया है प्रबंधक वर्ग हैं, वो हमको समझ पा रहे हैं या हमारी डिमांड्स हैं, मांगों को समझते हैं, या हमारे लिए सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, या हमको उतना पारिश्रमिक मिल पा रहा है जितना हम कार्य कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सुकून से और सही ढंग से कार्य करते हैं, जिससे कि उनको जॉब सेटिस्फैक्शन होगा और वो पूरे मन से काम को कर पाएंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और एफिशिएंसी भी रहेगी और कॉस्ट भी कम आती है। फिर हो जाएगा न्यूनतम लागत पर अच्छे गुण के अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी एट मिनिमम कॉस्ट, जो कि अभी मैंने बताया था। अभी अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो, जहाँ आप काम कर रहे होंगे तो पूरा मन लगाकर आप काम करते हैं, जिससे कि आपको कुछ भी गलत नहीं होना होगा, या आप अगर किसी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है तो वेस्टेज ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि वो संस्था है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी ही है, हम भी उसका एक सदस्य, एक हिस्सा हैं, तो हम भी अपना समझ करके उस जगह पर काम करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने में सहायक। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि जो बाहर के, एक तो सूचनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं जो संस्था के अंदर होती हैं, दूसरी सूचना संस्था के बाहर की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें अपने प्रतिस्पर्धा में स्थान को बनाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंदी जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनके बारे में जानकारी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही जो हमारा व्यवसाय बिजनेस है उसमें जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं और उसका इफेक्ट जो बाहरी अर्थव्यवस्था है उस पर क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसका इफेक्ट पड़ सकता है हमारे बिजनेस पर भी, तो उस चीज़ों की जानकारी रखना ज़रूरी हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तभी हो पाएगा जब सूचनाओं का हम आदान प्रदान करेंगे, नॉलेज रखेंगे, इन्फॉर्मेशन रखेंगे चीज़ों की। फिर हो जाता है एपिप्रेटर एवं नेतृत्व प्रदान करने में सहायक, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड लीडरशिप टू एम्प्लॉयज़।
कि जो प्रबंधक वर्ग होते हैं तो व्यवसाय के कर्मचारियों के लिए एक नेता की तरह होते हैं, लीडर की तरह होते हैं, और जो कर्मचारी होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छी उनकी लीडरशिप स्किल्स होंगी, जितने आसानी से वो लोगों को परामर्श दे पाएंगे, डिक्टेट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा जो कर्मचारी होंगे उनको फॉलो कर पाएंगे। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे वो अपनी बातों को कर्मचारियों तक पहुँचा रहे हैं। एक होता है आदेशात्मक, एक होता है कि साथ में सहयोग के साथ चीज़ों को करवा पाना। दोनों में बहुत अंतर होता है। आप आदेश दीजिए, देखिए कोई कार्य आपका सही ढंग से नहीं करेगा, लेकिन आप जो है मित्रतापूर्वक उनसे बात करिएगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, तो आपकी बात को समझेंगे भी और कार्य भी अच्छा करेंगे। फिर होगा समन्वय क्षमता विकसित करने में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो उसमें ये रहेगा कि सब आपने देखा होगा कि आपके साथ की कुछ फ्रेंड्स होंगे अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पाते होंगे। ये भी बहुत बड़ी स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल जिसे बोला जाता है। अपनी बात को सामने वाले के सामने सही ढंग से रख पाना। सही ढंग से रख पाने वाला व्यक्ति ही होता है जब आप जिससे कि वो आपको समझा पाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, और आप भी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे यूट्यूब पर ही आप बहुत सी वीडियोस देखते हैं, कुछ का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, कुछ का नहीं आता। ऐसा नहीं कि वो सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं होती। हो सकता है वो अपनी सही बात को सही ढंग से आपके सामने रख नहीं पा रहे हों, इसलिए आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाती है कि कैसे आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रखें कि वो आसानी से उसको समझ पाए, बहुत ही आसान से आसान शब्दों में। फिर हो जाता है सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों के चयन में सहायक, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एम्प्लॉयज़। आपने देखा होगा कि अब जो सिलेक्शन होता है तो प्राइवेट सेक्टर में तो अगर आप जाइए तो वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू ही होता है। इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल आप में कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से आप बोल पा रहे हैं, चीज़ों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कुछ तो ऐसे बिजनेस या कुछ ऐसे फील्ड ही होती हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, जहाँ पर अच्छे से बोलना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बैंक में जाइए, जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जब भी चयन होगा, सिलेक्शन होगा किसी कंपनी में, तो इस चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें भी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जिन भी चीज़ों में होता है तो वहाँ पर वो लोग यही चीज़ देखते हैं कि आप कितने अच्छे से बात कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को रख पाते हैं। तो वहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छे कर्मचारियों के, अच्छे एम्प्लॉयज़ के चयन में भी सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। उसके बाद आ जाता है सामाजिक संबंधों में सुधार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में, कि जो बिज़नेस है, और क्योंकि एक बिज़नेस समाज में ही चल सकता है, समाज से बाहर तो कुछ काम हो नहीं सकता है, तो समाज के साथ कैसे अच्छे से रिलेशन बनाकर रखा जाए, बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने में, प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन, प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान में सहायक है। तो प्रबंधकीय कार्य जो भी होते हैं, नियोजन है, नियंत्रण है, समन्वय है, निर्देशन है, संप्रेषण भी उसका एक कार्य ही हो जाएगा। तो इन सारे कार्यों में जो होता है संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है सारे कार्यों में। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे लिख पाइएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो कहीं पर 5 जो है वो बताए गए, कहीं पर 7 बताए गए हैं। अलग अलग ढंग से इसको डिफाइन किया गया है कि कितने इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, प्रोसेस होती है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में मेनली क्या आता है कि कैसे संप्रेषण का कार्य किया जाता है, किस तरह से संप्रेषण को किया जाएगा। एक व्यक्ति है जो कि कोई संदेश देना चाह रहा है, कोई सूचना है उसके पास, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना चाह रहा है, और उसके बाद उसे कोई माध्यम चाहिए होता है उस व्यक्ति तक सूचना को पहुंचाने के लिए। तो उसे वो शब्दों में या मौखिक रूप से किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति तक कन्वे करता है, पहुंचाता है। दूसरा व्यक्ति सूचना को लेता है, समझता है, उसके बाद उसको वापस से फीडबैक देता है कि हाँ, ये चीज़ हमको इस तरह से समझ में आ गई है, या पसंद आई है, नहीं आई, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है उसका फीडबैक। तो इस तरह से पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो उसमें पहला क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, और पहला क्या होता है, सेंडर, कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो पहुंचाना चाह रहा है दूसरे व्यक्ति तक, तो उसे वो कहलाता है प्रेषक या फिर सेंडर। उसके बाद आ जाता है मैसेज, सूचना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई सूचना ही नहीं है तो आप दूसरे व्यक्ति तक क्या कन्वे करेंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, मीन संप्रेषण की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक सूचना का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई विचार, कोई तथ्य जो आप दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है संकेत भाव इनकोडिंग, कि कैसे आप पहुंचाना चाह रहे हैं। तो शब्द के रूप में, किसी संकेत में, कोई ध्वनि में, किसी भी तरह से आप दूसरे व्यक्ति तक उस बात को पहुंचा सकते हैं, तो वो हो जाती है इनकोडिंग। फिर आता है प्रसारण माध्यम, ट्रांसमिशन चैनल, कि किस तरह से आप पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपको कोई कम्युनिकेशन चैनल, कोई माध्यम होना ज़रूरी है, जिससे कि आप दूसरे व्यक्ति तक उस चीज़ को पहुंचाएंगे। समाचार पत्र हो सकता है, पत्रिका हो सकती है, दूरदर्शन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। आज के टाइम की अगर बात करें तो ईमेल के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है। फिर हो जाएगा प्राप्तकर्ता, रिसीवर ऑफ द मैसेज,
वो व्यक्ति जो कि उस मैसेज को प्राप्त करेगा, जिसके लिए वो मैसेज कन्वे किया गया था, तो हो जाएगा वो रिसीवर कहलाता है, प्राप्तकर्ता कहलाता है। उसके बाद आ जाएगा संकेत वाचन यानी कि डिकोडिंग। डिकोडिंग में रहता है कि एक बार इनकोडिंग होती है, जब संदेश को कैसे भेजा जाना है उसके बारे में कि संकेत भाव क्या रहेगा। फिर संकेत वाचन होता है, जब उसको समझता है जो प्राप्त करता है तो वो डिकोडिंग कहलाता है, या अपने शब्दों में उस अर्थ को समझता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो वही अर्थ समझे जिस अर्थ से संप्रेषण या फिर मैसेज जो था वो भेजा गया था, क्योंकि अगर वही अर्थ से उसने नहीं समझा है तो संप्रेषण नहीं माना जाता है। अगर उसने कुछ और समझ लिया, उसको नहीं समझ पाया है, जैसे आपको कोरियन नहीं आती, कोरियन में आपको कोई जो है मैसेज भेज दिया जाएगा तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों लिखा गया है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आप तक वो मैसेज पहुँचने के बाद भी वो कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आया, उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया। वो हो जाएगा डिकोडिंग। उसके बाद डिकोड करने के बाद आप जब वापस से उसको कोई रिप्लाई देते हैं या किसी भी तरह का, तो वो हो जाती है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। तो इस तरह से पूरी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस, और ये सारे थे उसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे संचार के आधारभूत प्रकार, बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।